टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। यह किताब वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी। दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी पन्ने कीड़े खा गए थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन के कब्जे में था, क्योंकि उसका मालिक, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो फुटपाथ से कुछ दिनों के लिए इस दफ्तर में आ गया था। और इस एक हफ्ते में वो इस दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर के मुलाजिम बन सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही भरोसेमंद और सुकून पसंद आदमी था। इसलिए दोस्त यार उसके रोजाना के खर्चे का बंदोबस्त कर देते थे। ये खर्चे बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था। अपनी ही धुन में रहता था। कई कई दिन फाके से रह सकता था। उसके बारे में उसके दोस्त यार और तो कुछ भी नहीं, हाँ इतना जानते थे कि वो बचपन से ही घर छोड़ छाड़ कर निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत की। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम काम फिर भी ना करोगे। काम? मैं काम करने वालों का रोल मॉडल बन जाऊंगा। तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। हेलो 44457। 44457? जी हाँ। आप कौन हैं? मनमोहन। फरमाइए फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? आपसे। मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या आपको कोई एतराज है? जी 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 नहीं। आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन? आप बातें करना चाहती थी मुझसे? जी हाँ। तो कीजिए। समझ में नहीं आता क्या बात करूं। आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। नाम अपना बता चुका हूं। हारिजी तौर पर ठिकाना मेरा ये दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब एक हफ्ते से इस दफ्तर के बड़े मेज पर सोता हूं। फुटपाथ पर आप बिस्तरा लगाकर सोते थे? इससे पहले कि मैं आपसे आगे गुफ्तगू करूं, मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पर सोते मुझे एक ज़माना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन एक हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूं। कैसे ऐश? जी, एक किताब मिल गई थी यहां से। आखिरी पन्ना गुम है, पर मैं इसे 20 मरतबा पढ़ चुका हूं। मुकम्मल किताब कभी हाथ लगी तो मालूम होगा कि हीरो हीरोइन के इश्क का अंजाम क्या हुआ।
आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। आपकी जर्रा नवाजी है। आपका शक्ल क्या है? शक्ल? मेरा मतलब है आप करते क्या हैं? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारा दिन आवारागर्दी करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी लगती है या नहीं? कोई जवाब मिला? जी नहीं, पर मेरा ख्याल है कि ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी लगती होगी, जबकि एक अरसे से बसर कर रहा हूं। आपकी हंसी बड़ी खनकदार है। शुक्रिया। हेलो, 44457। आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। ओ, आप। आदाब अर्ज। आप गालिबन सो रहे थे? जी हाँ, यहाँ आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ रही है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? वहाँ सुबह 5 बजे से पहले उठना पड़ता है। कल आपने एकदम टेलीफोन बंद कर दिया। आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? लो साहब, ये भी अजीब बात कही आपने। कोई चीज़ जो खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये शर्त आप मुझ पर लागू नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर लागू नहीं होने दी। अगर आप हंसेंगी तो मैं ज़रूर तारीफ करूंगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से। आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ ना करूं तो मेरी पसंद पे लोग उंगली उठाने लगेंगे। हाँ, वहाँ। ये पसंद मुझे बहुत अजीज है। माफ कीजिएगा, मैं अपनी मुलाजिमा से कुछ कह रही थी। तो आपकी पसंद आपको बहुत अजीज है। हाँ, तो ये बताइए आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? यानी कोई शक्ल, कोई काम। मेरा मतलब है आपको आता क्या है? कोई काम नहीं आता। फोटोग्राफी का थोड़ा शौक है। ये बड़ा अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई और बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा वाला होगा। मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं है। दोस्त से मांग कर शौक पूरा कर लेता हूँ। हाँ, मैंने अगर जिंदगी में कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नज़र में है, वो खरीदूंगा। कौन सा कैमरा? रिफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा ना नाम पूछा, ना टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया। मुझे इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? अब नाम आपका जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। आप अगर चाहेंगी कि मैं आपको टेलीफोन करूं तो अपना नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये भी खूब रहा। मैं जब आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है। आप अजीबोगरीब आदमी हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदमी हूं। आप फिर सोचने लगी? जी हाँ, कोई और बात इस वक्त सूझ ही नहीं रही थी। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए फिर सही। आप बहुत रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं टेलीफोन बंद करती हूँ।
44457। मिस्टर मनमोहन, जी हाँ, मनमोहन। इरशाद। इरशाद ये है कि अब मेरी नाराज़गी दूर हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते वक्त मुझे एक ख्याल आया कि आपसे बिगाड़नी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, आपने नाश्ता किया? जी नहीं, बस बाहर निकल ही रहा था कि आपने टेलीफोन किया। ओह, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, आप ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं उसका आदी हो चुका हूँ। मैं कुछ रुपए आपको भेज दूँ? भेज दीजिए, मेरे फाइनेंसरों में एक आपका भी इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी। मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो उसे फोन करती है। आवाज से सिर्फ इतना पता चलता था कि जवान है। हंसी बहुत ही खनकदार थी। गुफ्तगू से साफ जाहिर है कि पढ़ी लिखी लड़की है। बहुत देर तक वो उसके बारे में सोचता रहा। इधर क्लॉक ने 11 बजाए, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो। मिस्टर मनमोहन, जी हाँ, मनमोहन। इरशाद। इरशाद ये है कि आज मैंने दिन में कई मर्तबा आपको रिंग किया। कहाँ गायब थे आप? साहब बेकार हूँ, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम पर? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। मुझे बनाने की कोशिश भी ना कीजिए, मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ कीजिएगा, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत है। ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ। मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। कुछ सोचने लगी? जी जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी। सोच लीजिए अच्छी तरह। आपको गाना सुनाऊं? जरूर। ठहरिए। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां, बात बनाए न बने, बात बनाए न बने। बहुत खूब, जिंदा रहो। शुक्रिया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गजल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपनी हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। इसके बाद मेज पर लेट गया और कुढ़ने लगा। वही किताब जिसको वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था उठाई और पन्ने पलटने शुरू कर दिए। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया और तेजी से पूछा, कौन है? मैं? इतनी देर तुम कहाँ थी? क्यों?
मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ, नाश्ता किया है ना, दोपहर का खाना खाया है, जबकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। आप देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। अगर टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो, मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आज की माफी चाहती हूँ। कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन आया करेगा। ये ठीक है। मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। माफ कीजिएगा, इंतजार से मुझे बहुत कोफ्त होती है, और जब मुझे किसी बात से कोफ्त होती है तो अपने आप को सजा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? अब सुबह तुम्हारा टेलीफोन ना आया, चाहिए तो यह था कि मैं चला जाता, पर बैठा दिन भर अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। बचपना है साफ। काश मुझसे ये गलती ना होती। मैंने जानबूझकर सुबह टेलीफोन नहीं किया। क्यों? ये जानने के लिए कि आप इंतजार करेंगे या नहीं। बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, अब टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूं। बेहतर। कब तक लौटेंगे? आधे घंटे तक। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद उसने गालिब की एक गजल सुनाई। दिल ही तो है न संगो खेश, दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर नाए क्यों मनमोहन ने दिल से दाद दी। रोएंगे हम। फिर टेलीफोन का सिलसिला खत्म हो गया। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। कई बार घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने ना तो उससे टेलीफोन का नंबर पूछा और ना ही उसका नाम। शुरू में उसने उसकी आवाज की मदद से अपने ख्यालों में उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज से ही मुतमईन हो गया था। आवाज ही शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था और आवाज ही रूह थी। मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम ही तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत खनकदार है। इसमें क्या शक है? एक दिन वो बड़ा टेढ़ा सवाल कर बैठी। मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब चंद लफ्जों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब ना मिला तो बहुत कोफ्त होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। बिना मिस किए दिन में 2 मर्तबा उसका फोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये खत पढ़कर मायूस हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। क्यों? कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारी किसी और दोस्त के घर टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनके यहाँ टेलीफोन है, पर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों?
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मुझे बहुत जलन होती है। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी उदासी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतजार करने लगा कि दफ्तर में उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज की मदद से अपने ख्यालों के पर्दों पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश शुरू की। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमईन न हुआ। उसने सोचा चंद दिनों की बात है, उसने टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन हो जाता। तुम्हें देखने का शौक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था कि आखिरी दिन जब यहां मेरी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर दोगी। कहा था। इसका ये मतलब है कि तुम मुझे अपना एड्रेस भी दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो तब देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज ही एक दोस्त से कह रहा था, वो मुझे सूट दिलवा देगा। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए रिफ्लेक्स कैमरा खरीद लिया है। हो, इस शर्त पर दूंगी कि पहली तस्वीर मेरी उतारो। इस शर्त का फैसला मुलाकात पर करूंगा। सुनो, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी, मुझे माफ कर देना। ठीक है। यह सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर में ही रहा।
दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने हरारत महसूस की। सोचा कि इसकी वजह शायद इसलिए है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा, लेकिन दोपहर तक हरारत तेज हो गई। बदन तपने लगा, आंखों से शरारे फूटने लगे। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आती थी। सीने की दुखन बढ़ गई थी। कई बार उसे दौरा भी पड़ा। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूबा की आवाज के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके कानों में अजीब और गरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे हो। चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थी। 4457 आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। क्या आपको कोई एतराज है? जी हाँ। क्या आपको कोई एतराज है? समझ भी नहीं आता क्या बात करूं। आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। फुटपाथ पर आप बिस्तर लगाकर सोते थे? फुटपाथ पर आप बिस्तर लगाकर सोते थे? हेलो मोहन। मोहन, जरा ऊंचा बोलो। मैं जल्दी आ गई। इतनी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। मेरा नंबर नोट कर लो। 50314 50314। सुबह फोन करना।